आज मैं आपको भारत के उस व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका जन्म गुमनामी में हुआ, जिसकी पहचान धुंध में खोई हुई थी, जिसके पास न सेना थी, न राज्य, न धन, लेकिन जिसके भीतर एक ऐसा सपना था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। भारत एक नहीं था, ये छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। हर ओर राजा थे, हर राजा अपनी सत्ता में मग्न। जनता करों से पिस रही थी और मगध का नंद वंश धन में तो समृद्ध था, लेकिन नीति, मर्यादा और जन कल्याण से कोसों दूर। इसी समय उत्तर पश्चिम से एक तूफान आया जिसे इतिहास सिकंदर महान के नाम से जानता है, लेकिन उससे पहले एक बालक जन्म ले चुका था। चंद्रगुप्त का जन्म आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य है। कुछ कहते हैं कि वो मौर्य वंश के थे, कुछ कहते हैं कि उनके पिता एक सामान्य सेनानायक थे, कुछ ये भी मानते हैं कि उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता। इतना निश्चित है कि उनका बचपन वैभव में नहीं, संघर्ष में बीता। कहा जाता है कि बचपन में चंद्रगुप्त खेल खेल में राजा बनकर आदेश दिया करते थे। बालक उन्हें अपना राजा मानते और वही बालक भविष्य में सचमुच राजा बना। लेकिन उस समय उसे स्वयं नहीं पता था कि भाग्य उसके लिए क्या लिख चुका है। इसी भारत भूमि पर एक और व्यक्ति जन्मा था जो ब्राह्मण था, तेजस्वी था, कटु सत्य बोलने वाला था और जिसके भीतर राजनीति की अग्नि जल रही थी। उसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता था, लेकिन वे केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थे। वे जानते थे कि ज्ञान का अर्थ सत्ता से जुड़ा है। जब चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे तो उनका अपमान हुआ। धनानंद ने उन्हें दरबार से निकलवा दिया और वहीं चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस नंद वंश का नाश करेंगे। लेकिन अकेला व्यक्ति इतिहास नहीं बदल सकता, उसे एक तलवार चाहिए, एक ऐसा योद्धा जो सिंहासन पर बैठ सके। और तभी भाग्य ने चंद्रगुप्त और चाणक्य को मिलाया। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उसकी आंखों में भविष्य का सम्राट देखा। उन्होंने उसे शिक्षा दी, रणनीति सिखाई, कूटनीति समझाई, राज्य चलाने का विज्ञान बताया। चंद्रगुप्त अब केवल एक युवक नहीं था, वो चाणक्य का शिष्य था। उसी समय सिकंदर भारत पर आक्रमण कर चुका था। ईसा पूर्व 326, हाइडेस्पीस का युद्ध, राजा पोरस और सिकंदर आमने सामने। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त उस समय उत्तर पश्चिम में ही था और उसने यूनानी सेना को नज़दीक से देखा। उसने देखा कि कैसे संगठित सेना कम संख्या में होते हुए भी विशाल साम्राज्यों को हिला सकती है। सिकंदर की मृत्यु ईसा पूर्व 323 में हुई और उसके जाते ही भारत में यूनानी सत्ता कमज़ोर पड़ गई। यही अवसर था। चाणक्य ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। चंद्रगुप्त ने पहले छोटे राज्यों को जीता, स्थानीय सेनाओं को जोड़ा, गुरिल्ला युद्ध किया और मगध की ओर बढ़ा। नंदवंश की सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन अनुशासनहीन, और जनता उससे नफरत करती थी। अंततः ईसा पूर्व 322 नंदवंश का पतन हुआ और एक साधारण युवक भारत का सम्राट बना, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब साम्राज्य को सुरक्षित करना था। यूनानी सेनापति सेल्यूकस भारत पर दावा कर रहा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से युद्ध किया और उसे पराजित किया। संधि हुई। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र छोड़ा और बदले में चंद्रगुप्त को अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव दिया। यही नहीं, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया और उसने भारत का वर्णन इंडिका में किया। चंद्रगुप्त अब केवल योद्धा नहीं था, वो एक प्रशासक था। उसने चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कर व्यवस्था बनाई, सेना संगठित की, गुप्तचर तंत्र खड़ा किया, न्याय प्रणाली स्थापित की। कहा जाता है उसकी सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। भारत पहली बार एक विशाल साम्राज्य बना। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त सत्ता से विरक्त हो गया। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला गया। वहीं उसने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा और तपस्या में संसार छोड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वो चरण जहाँ तलवारें शांत हो जाती हैं,
लेकिन शासन की असली परीक्षा शुरू होती है। सिंहासन पर बैठना कठिन नहीं होता, सिंहासन को टिकाए रखना और उसे न्यायपूर्ण बनाना, यही सबसे बड़ा युद्ध होता है। चंद्रगुप्त ये भली भांति समझ चुके थे कि केवल युद्ध जीतकर कोई सम्राट महान नहीं बनता। महान वही होता है जो जनता का विश्वास जीत ले। चाणक्य, जो अब केवल गुरु नहीं बल्कि राज्य के रीढ़ थे, उन्होंने शासन को नियमों और व्यवस्था में ढालना शुरू किया। मौर्य साम्राज्य को केवल एक भूभाग नहीं, एक सुव्यवस्थित तंत्र बनाया गया। राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया। हर प्रांत का एक प्रमुख होता जो सीधे सम्राट को उत्तरदायी था। कोई भी राजा पूर्ण स्वतंत्र नहीं था। कर व्यवस्था स्पष्ट और निश्चित थी। किसान से उतना ही लिया जाता जितना वो दे सकता था। अकाल की स्थिति में कर माफ कर दिए जाते। व्यापारियों के लिए नियम बनाए गए। मापतौल में खोखा कठोर अपराध माना जाता। नगरों में अलग अलग अधिकारी होते जो स्वच्छता, पानी, बाजार और सुरक्षा देखते। सबसे अद्भुत था गुप्तचर तंत्र। चंद्रगुप्त का साम्राज्य केवल सेना से नहीं, सूचना से चलता था। भिक्षु, व्यापारी, नर्तक, सेवक, यहाँ तक कि साधु भी गुप्तचर हो सकते थे। राजा तक हर सूचना पहुंचती। किस अधिकारी ने क्या किया, किस प्रांत में क्या हलचल है। न्याय प्रणाली इतनी कठोर थी कि अपराध करने से पहले व्यक्ति 100 बार सोचता। लेकिन ये कठोरता क्रूरता नहीं थी, ये व्यवस्था थी। मेगस्थनीज, जो यूनानी राजदूत था, उसने लिखा कि भारत में चोरी बहुत कम होती थी क्योंकि न्याय शीघ्र मिलता था। चंद्रगुप्त हर दिन राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते। सुबह प्रजा की शिकायतें, दोपहर राज्य के निर्णय, शाम सेना और सुरक्षा, रात गुप्तचरों की रिपोर्ट। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद उनके भीतर एक खालीपन था। यही वो मोड़ है जहाँ एक योद्धा दर्शन की ओर मुड़ता है। चाणक्य जीवन भर राज्य और नीति के लिए जिए, लेकिन चंद्रगुप्त अब जीवन के अर्थ पर विचार करने लगे। युद्ध, सत्ता, वैभव सब पाने के बाद मन शांत नहीं था। उसी समय जैन मुनि भद्रबाहु मगध पहुंचे। उन्होंने अहिंसा, त्याग और आत्मशुद्धि की बात की। चंद्रगुप्त पहली बार सुन रहे थे कि विजय केवल शत्रु पर नहीं, स्वयं पर भी होनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर था। चारों दिशाओं में फैला कोई विद्रोह नहीं, कोई बाहरी खतरा नहीं। यही वो समय होता है जब राजा सत्ता से चिपक जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त अलग थे। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंपा। राज्य सुरक्षित हाथों में था और स्वयं उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजसी वस्त्र उतार दिए, मुकुट छोड़ दिया और एक साधु बन गए। वे भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर चले। कहा जाता है कि ये यात्रा सैकड़ों मील की थी। नंगे पांव, साधु जीवन, भिक्षा पर निर्भर। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी 6 लाख की सेना का स्वामी था, अब एक कटोरे में भोजन ले रहा था। श्रवण बेलगोला, वहीं चंद्रगुप्त ने संलेखना का व्रत लिया। संलेखना मतलब धीरे धीरे इच्छाओं का त्याग और अंततः शरीर का भी त्याग। ये आत्महत्या नहीं, आत्मविजय मानी जाती है। इतिहास शायद ही किसी ऐसे सम्राट को जानता हो जिसने इतनी ऊंचाई से, इतनी शांति से सब छोड़ दिया हो। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत शांत था, लेकिन उनका प्रभाव अमर। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र की तरह सोचना सिखाया। उनके बिना न अशोक होता, न मौर्य साम्राज्य, न भारत की प्राचीन प्रशासनिक नींव। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसा विचार कि साधारण जन महान भविष्य को रोक नहीं सकता, कि सही गुरु और दृढ़ संकल्प इतिहास बदल सकता है, और कि सत्ता से बड़ा संयम होता है। यही है चंद्रगुप्त मौर्य, एक अनजान बालक से भारत का प्रथम सम्राट और अंत में एक सन्यासी। इतिहास उन्हें राजा कहता है, लेकिन भारत उन्हें आधार कहता है।